नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपका ज्यामिति का जो बेसिक बात कर रहे थे उसके दूसरे भाग के बारे में। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको ज्यामिति को समझने के लिए। देखो, इस भाग में अपन बात करेंगे सर्वांग समता और समरूपता के बारे में। त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता के बारे में बात करेंगे। दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको मैं बता देता हूं, सर्वांग समता और समरूपता दोनों ही मिलाकर आपकी 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं प्रश्नावली 90% आपकी यही चीजें यूज होती है। बाकी आपका जो बचा हुआ है वो बेसिक आपको करवा दिया था, आपको वो चीजें याद करनी है। इसके बाद में आपका बचता है वो है परमेय। तो परमेय भी आपको करवा रखी है, वो भी आप अच्छी तरह एक वीडियो में आपको समझाया था। अगर आप परमेय आप अच्छी तरह याद कर लेते हो तो देखो, तीन चीजें, एक तो बेसिक, दूसरा समरूपता सर्वांग समता और तीसरा उसकी परमेय। जो प्रश्नावली आपको करनी है उसके अंदर जो परमेय है, अगर आप तीनों चीजें कर लेते हो तो आपकी ये जो ज्यामिति है उसके 20 नंबर आपको लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो वही बात है, सबसे पहले आपको इसको चीज सीखने के लिए सबसे पहले आपको मन बनाना है कि मैं ये चीज सीख पाऊंगा। अगर आपके पहले ही मन में है कि नहीं, ज्यामिति तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं नहीं सीख पाऊंगा, तो आप वीडियो को बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं सीख पाएंगे। पहले ही अब जब आपके मन में ये आता है कि हम नहीं सीख पाएंगे तो वास्तव में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पहले की जो नेगेटिविटी है दिमाग में से निकालकर अब आपको ये कहना है कि नहीं, मुझे तो ये प्रश्नावली सीखनी है और 20 नंबर पूरे लाने ही हैं और ये मैं सीख पाऊंगा, तब आप पूरा वीडियो देखिएगा और निश्चित तौर पे आपको यहां से फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और आपको ये जो चीजें हैं वो आपको आसानी से समझ में आने लगेगी। यानी 14वीं प्रश्नावली, ये जो 4 प्रश्नावलियां हैं, ये आपको समझ में आने लगेगी कि वास्तव में ये चीजें हैं क्या। अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाती है ना, तो बाकी गणित से ये आपको आसान लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें घुमा फिरा के कुछ एक चीजें हैं वही काम में आती है। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। अपन आज 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है सर्वांग समता और दूसरा है समरूपता। सर्वांग समता और समरूपता दोनों अपन वैसे तो डिटेल में पहले तो समझेंगे होता क्या है, उसके बाद में अपन ये भी सीखेंगे कि जो सर्वांग समता और समरूपता में अंतर क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आपको सभी चीजें बहुत ध्यान से देखते जाना है। पहले इसको आपको अच्छी तरह समझना है। एक बार समझ में नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन जब तक नहीं छोड़ना है तब तक सीख नहीं जाएंगे। किसी भी चीज को आप पहले ही हार मान लेते हो तो फिर आप उसको करना फालतू काम, आपका टाइम वेस्ट करना है। तो आपको जब तक नहीं छोड़ना है जब तक सीख नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले सर्वांग समता के बारे में। तो देखो, सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? सर्वांग समता मतलब होता है सब कुछ बराबर। यानी अपन बात करें, इसके अंदर 2 शर्तें लागू होती है। ठीक है, कहीं यहां करती हूं मैं। एक तो क्या हो, उनकी जो भुजाएं हैं वो बराबर हो और एक उनके कोण बराबर हो। आम भाषा में अपन बात करें, 2 चीजें बिल्कुल एक जैसी और एक ही नाप की है, तो वो क्या है? वो दोनों है सर्वांग सम। वो दोनों क्या है? सर्वांग सम है। यानी बिल्कुल माप एक जैसा हो। जैसे ये 2 मार्कर है मेरे पास, दोनों मार्कर आपको बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, इनके माप भी बराबर है, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बराबर है, कलर एक जैसा है, तो ये सर्वांग सम है। और एक मार्कर इससे छोटा है, एक बड़ा है, तो सर्वांग सम नहीं है। तो देखो, आकृति कब बराबर होती है? जब उसका माप भी बराबर हो, उसके कोण भी बराबर हो। तो इसके अंदर आप तो देखो, इसकी शर्त क्या है? इसके अंदर 2 शर्तें आपको ध्यान रखनी है सर्वांग समता के अंदर। पहली शर्त यह है कि संगत भुजाएं हैं बराबर हो। पहली शर्त क्या है? संगत भुजाएं बराबर हो। और दूसरी इसके अंदर शर्त है वो है संगत कोण बराबर हो। अगर जिसके अंदर ये दोनों ही शर्तें लागू होती है, 2 चित्र या 2 से ज्यादा आकृतियों के अंदर, वो दोनों सर्वांग सम होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने क्या किया, एक वर्ग लिया, ठीक है, और एक और दूसरा वर्ग लिया। अगर इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 है और इसकी भी प्रत्येक भुजा 5 है, ठीक है, और वर्ग के अंदर आपको पता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इस दोनों वर्गों को क्या कहेंगे? ये सर्वांग सम है। क्यों है? क्योंकि इसकी सारी भुजाएं आपस में, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। एक और अपन आयत ले लेते हैं।
या आयत की जगह एक चतुर्भुज इस तरह से लेते हैं, एक चतुर्भुज है ये, ठीक है। दूसरा चतुर्भुज हमने बनाया कुछ इस तरह से, एक भुजा 5 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 3 है। इसी तरह ये है 5 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 3 है। अब दोनों आकृतियां आपको समझनी है। देखो अब इसके अंदर क्या है, प्रत्येक कोण भी आपको बता रखा है, ये सारे कोण आपस में क्या है, बराबर है। कोण भी आपको बराबर कह दिया जैसे। तो अब देखो ये जो 5 भुजा है इसके अंदर भी 5 भुजा ये इसके अंदर आ रही है, तो ये संगत भुजा इसे कहते हैं बराबर। इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा के बराबर हो। ये 6 है तो यहां भी देखो 6 है, ये 4 है तो यहां भी 4 है, और ये 3 है यहां पे, तो ये भी क्या है, 3 है। देखो इसकी चारों भुजाएं बराबर, तो संगत भुजाएं बराबर होगी। इसी तरह आपको जैसे मान लिया ये कह दिया कोण 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसमें भी 1 2 3 4 है, तो वो कोण अगर बराबर आपको क्या रखे हैं, तो कोण और भुजाएं बराबर होती है तो वो क्या होते हैं, दोनों आकृतियां सर्वांग सम होती है। तो सर्वांग सम का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा आकृतियां बिल्कुल एक जैसे माप की हो, उनका माप क्या हो, बिल्कुल बराबर हो, तो वो होती है सर्वांग सम आकृतियां। ठीक है, अपने को जो इसके अंदर पढ़ना है वो पढ़ना है कौन सा, त्रिभुज की सर्वांग समता, क्योंकि अपने इसके अंदर काम आएगी त्रिभुज की सर्वांग समता। तो देखते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम क्या क्या हैं, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अब देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। देखो त्रिभुजों की सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, दो त्रिभुज हैं, दो या तीन, कितने भी त्रिभुज है, कम से कम दो त्रिभुज वो सर्वांग सम हैं यदि उनके अंदर आपको दो शर्तें मिले। तो दोनों शर्तें क्या है आपको वैसे मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले दोनों त्रिभुजों की क्या हो, संगत भुजाएं बराबर हो। एक शर्त नहीं है, दोनों शर्तें होनी चाहिए, ध्यान रखना, संगत भुजाएं बराबर हो। दूसरी जो शर्त है वो है दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों। अगर दोनों शर्तें जिन दो त्रिभुजों में लागू होगी वो दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। जैसे उदाहरण के लिए अपन बनाते हैं, दो त्रिभुज यहां पे बना लेते हैं। ये मैंने बनाया त्रिभुज ए बी सी, यहां पर बनाया पी क्यू आर। ये मैंने कह दिया भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है और ये 7 है। इसी तरह मैंने कह दिया ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। यहां तक आपको समझ में आ गया। देखो 5 है और 7, ये मैंने कोण दे दिया 60 डिग्री का, ठीक है। ये दे दिया 70 डिग्री का और ये दे दिया 50 डिग्री का। इसी तरह ये 60, ये 70, ये 50 डिग्री का, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर, कोण बराबर। ये देखो ये भुजा है वो इसके बराबर है, ये वाली भुजा है वो इसके बराबर है, और ये वाली भुजा है वो इसके बराबर है, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5, ये संगत भुजा बराबर। दूसरी देखो ये संगत, ये इसके संगत बराबर है, और तीसरी ये वाली इसके संगत बराबर है। तो पहली शर्त यहां पर सही है कि संगत भुजाएं बराबर है। अब कोण भी चेक करेंगे, तो देखो यहां पर ये कोण ए 60 डिग्री का है तो कोण पी 60 डिग्री का है, कोण बी 70 डिग्री का है, यहाँ कोण क्यू 70 डिग्री का है, और कोण सी जो है 50 डिग्री का है, यहाँ कोण आर 50 डिग्री का है। तो दोनों शर्तें लागू हो रही है। इसका मतलब क्या है, त्रिभुज अपन इस तरह से लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम का चिन्ह इस तरह से बनाना है, त्रिभुज पी क्यू आर। ये होता है सर्वांग सम लिखने का तरीका दो त्रिभुजों को। अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो इसको अपन क्या कहेंगे, ये अपन इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो कई बार अपने को कह देता है दो त्रिभुज सर्वांग सम है, अगर है तो फिर अपन दोनों शर्तें यूज कर सकते हैं, उनकी भुजाएं बराबर ले सकते हैं, उनका कोण भी बराबर ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये वाली भुजा इधर वाली के बराबर हो, ये वाली भुजा चाहे तो इसके बराबर हो सकती है अगर दूसरे त्रिभुज में दिया हुआ हो।
ये वाली भुजा इसके बराबर हो सकती है, ये वाला कोण इसके या इन दोनों में से। तो जरूरी नहीं है अपन सामने दिख रहा है जैसे ये दिखा रखा है वैसा ही होना चाहिए, नहीं, बस ये शर्त है कि संगत भुजाएं मतलब इसकी कोई एक भुजा इसकी किसी एक भुजा के बराबर, दूसरी भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर और तीसरी भुजा किसी तीसरी भुजा के बराबर, इसी तरह कोण बराबर होने चाहिए, तब वो दोनों आकृतियां क्या होगी, सर्वांग सम होगी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इसके आगे सर्वांग समता के नियम, यानी किस किस तरह से किसी त्रिभुज को सर्वांग सम कह सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं सर्वांग सम। तो इसके अंदर अपन 4 नियम पढ़ेंगे, सर्वांग समता के कितने नियम, 4 नियम पढ़ेंगे। अगर ये 4 नियम आपको समझ में आ गए तो सर्वांग समता आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, फिर आप किसी भी 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके बाद में आपको समरूपता समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपस में दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेट करते हैं, इसलिए क्या है, इन चारों नियमों को अपने को ध्यान से समझना है। सर्वांग समता के क्या नियम है, त्रिभुज की सर्वांग समता के 4 नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन एक एक नियम को देखते हैं। पहले आप इसको अच्छी तरह देख लें, दोनों शर्तें लागू होनी चाहिए, उसके बाद में अपने ये इस तरह से इसको बता सकते हैं। और लिखते किस तरह 2 त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब अपन देखते हैं एक एक करके सर्वांग समता के नियम। तो सबसे पहला जो नियम है, देखो इनकी परिभाषा अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिभाषा अपने को इसके नाम से याद रह जाएगा। पहला जो नियम है उसको अपन कहते हैं SSS नियम। SSS नियम, ये SSS नियम का मतलब क्या होता है, देखो S का मतलब होता है भुजा 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 नियम, यानी साइड 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 नियम या भुजा भुजा नियम। S का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम भी है, जैसे अपन कहना चाहे तो इसको कह सकते हैं भुजा 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 नियम, ये भी अपन इसको कह सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको 2 त्रिभुज दिए होंगे। ठीक है, 2 त्रिभुज, जैसे मान लो मैंने इस तरह से कह दिया, पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। आपको ये कह रखा है दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर है, यानी भुजा 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 का मतलब तीनों भुजाएं संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो भी दोनों त्रिभुज को समरूप सर्वांग सम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये A, ये B, ये C, ये P, ये Q, ये R। मान लेते हैं ये भुजा इसके बराबर है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो आपको कहा हुआ है यदि AB बराबर PQ, दूसरा है BC बराबर QR, और तीसरा है AC बराबर PR। ये इस तरह से तीनों भुजाएं आपस में, जिसकी भुजा भुजा भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर, दूसरी भुजा इसके बराबर, तीसरी भुजा इसके बराबर। अगर भुजाएं बराबर है किसी त्रिभुज के अंदर तो भी दोनों सर्वांग सम होंगे, तो अपन कहेंगे तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। ये कौन सा नियम है, ये SSS नियम है। इसके बाद में आप बची हुई भुजा भी बराबर ले सकते, सॉरी बचे हुए कोण भी आप क्या है, भुजा तो बराबर हो ही गई, इसके बाद में अगर कोई भुजा बचती है या कोण बचते हैं वो भी बराबर होंगे। इसके बाद में आप कह सकते हो कोण A बराबर इसके है, B बराबर इसके, बाद में मतलब जो हो जाते हैं बराबर। एक शर्त आपने लगा दी, बाकी बची हुई शर्तें अपने आप कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि सर्वांग सम का मतलब होता है बाकी बचे हुए भुजा और बाकी बचे हुए कोण बराबर। ठीक है, जैसे अपन उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ताकि आपको ये नियम है वो आपको अच्छी तरह समझ में आने चाहिए। अब देखो मैंने एक उदाहरण के लिए आपको एक चित्र इस तरह से बना दिया। एक त्रिभुज ये है, ये इसकी भुजा 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। क्या ये दोनों सर्वांग सम है, आपको ये बताना है सर्वांग सम है या नहीं। ठीक है, तो अपन देखो इसको शर्त देखते हैं इसी नियम के आधार। एक भुजा इसके अंदर 5 है, इसमें भी 5 है, ये भी, दूसरी इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, और तीसरी इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। जरूरी नहीं है कि ये इधर वाली साइड है तो इधर वाली भी हो, शर्त ये है कि इसकी एक भुजा किसी तीनों में से एक भुजा के बराबर हो, तो ये दोनों भी क्या है, सर्वांग सम है। दूसरा देखो उदाहरण के तौर पे समझते हैं, ये मान लो आपको 3 दे रखा है, ये 4 और ये 6, ये 3, ये 6 और ये 4।
क्या ये दोनों सर्वांग सम है? बिल्कुल है। चित्र की आकृति इधर उधर बदलने से, देखो आकृति को इधर आड़ा टेढ़ा करने से आकृति सर्वांग सम ही रहती है, चेंज नहीं होती है। देखो इसकी एक भुजा 3 है तो इसमें भी 3 है, सॉरी 3 है। एक भुजा 4 है तो इसमें भी 4 और एक 6 है तो इसमें भी 6 है, तो ये भी क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है, तो आकृतियां किधर भी घुमा दो, ये नहीं है इसकी एक भुजा उसकी एक भुजा के बराबर होनी चाहिए तब वो क्या है? सर्वांग सम होंगे। तो पहला नियम यही है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कौन से नियम से? एस 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 नियम से। ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। इसके बाद में बचे हुए कोण भी इसके बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पहला नियम उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं सर्वांग समता का दूसरा नियम। बहुत महत्वपूर्ण नियम है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है। देखो नियम है एस ए एस नियम। एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, फिर एस का मतलब साइड। साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा, यानी इसमें दो तो भुजा बराबर होगी और एक कोण बराबर होगा। तो देखो इसको चित्र से समझते हैं तो चित्र को अपनी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चित्र से समझते हैं तो ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दूसरा देखो त्रिभुज बना लेते हैं। दूसरा त्रिभुज भी इसी तरह से, ये त्रिभुज नाम दे दिया ए बी और ये सी, ये है पी क्यू आर। आप अपन जाए उस हिसाब से त्रिभुज का नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें ये मैंने कह दिया कि ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, यानी मैंने ये कह दिया यदि ए बी बराबर पी क्यू और दूसरी भुजा मैंने कह दी ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर। और आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो दोनों भुजाएं बराबर है उसके बीच का कोण ही बराबर होना चाहिए, यानी इसके बीच का ये कोण और ये कोण, दो भुजाएं बराबर है उसके बीच का कोण ही बराबर होना चाहिए। अगर उसके बीच का कोण बराबर नहीं है तो वो सर्वांग सम नहीं है। तो यानी अपन ये भी कहना है कोण ए बराबर कोण पी। तो क्या दोनों भुजाएं बराबर थी, इसके बीच का कोण है? बिल्कुल इसके बीच का कोण है। तब अपन कहेंगे तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से? एस ए एस नियम से। इसके बाद में बची हुई भुजा और बचे हुए कोण भी बराबर हो जाएंगे। अब अपन चाहें तो ये बी सी बराबर क्यू आर ले सकते हैं। इसके बाद में भुजा और बाकी बचा हुआ ये कोण बी इसके बराबर और सी इसके बराबर। ये क्रम से अपने को ध्यान में रखना है। जैसे अपने भुजाओं का क्रम लिया है वैसे ही कोणों का क्रम लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन इसको उदाहरण से समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो उदाहरण में पहला अपन देखते हैं एक चित्र जिसके अंदर मान लो मैंने आपको बताया, आपको ये बताना है कि ये सर्वांग सम है या नहीं। एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। ये मैंने ले ली भुजा 5 और ये 7, ये 7 ये 5। ये कौन है? 70 का, ये कौन 70 का। दूसरा आपको ये बताना है कि पहला सर्वांग सम है या नहीं। आप पहले बताएंगे जब तक मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। यहां पे दूसरा आप बताएं कि सर्वांग सम है या नहीं, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप बताएं मुझे। तीसरा जो है वो चित्र इस तरह से, हाँ तो ये 3 नियम है आपने बता दिया। अब देखो इसका समझते हैं आंसर। पहला देखो एक भुजा 5 है, ये रही 5, दूसरी 7 है, ये रही 7। क्या इसके बीच का कोण बराबर है? बिल्कुल बराबर है 70। तो ये दोनों सर्वांग सम हैं। ये दोनों क्या है? सर्वांग सम हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखो एक भुजा 5 है, ये रही 5 तो ये 5 बिल्कुल सही। दूसरा देखो 4, ये रही 4। यहाँ पे कोण 60 डिग्री है, लेकिन क्या इसके बीच का देखो, इन दोनों के बीच का तो है ये 60 डिग्री। क्या इन दोनों के बीच का है? क्या नहीं है? देखो ये इधर है, इनके बीच में नहीं है, यहां होना चाहिए था 60 डिग्री। तो ये सर्वांग सम नहीं है, ये सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम तभी होंगे जब दो भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का कोण ही बराबर हो, तभी सर्वांग सम। तीसरा देखते हैं। एक देखो 4 है,
एक 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, इसके बीच का कोण 50 है, यहाँ 50 इसके बीच का नहीं है, तो ये भी सर्वांगसम नहीं है। तो अपने को ये चीजें बात में ध्यान में रखनी है कि दो भुजाएं जो सर्वांगसम है उनके बीच का ही कोण होना चाहिए। अगर भुजाएं बराबर नहीं है तो फिर वैसे ही सर्वांगसम नहीं है। अगर मान लो आपको ऐसे कोई त्रिभुज दे दें, ये 5 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 6 है, और इसके बीच का 60 डिग्री, इसके बीच में भी 60 डिग्री, तो क्या ये सर्वांगसम है? कोण तो बीच में बराबर, लेकिन भुजा बराबर नहीं है। यहाँ देखो 5 है और यहाँ 6 है, ये तो साथ साथ बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये भी सर्वांगसम नहीं है। तो सर्वांगसम दो भुजाएं जो बराबर होती है उनके बीच का ही कोण बराबर होना चाहिए। ये नियम होता है SAS नियम। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखते हैं सर्वांगसमता का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? देखो ASA नियम, यानी एंगल साइड एंगल नियम जो है, यानी कोण भुजा कोण। A का मतलब क्या होता है? कोण, और S का मतलब भुजा, यानी कोण भुजा कोण नियम। देखो इसको अंदर भी अपन त्रिभुज से समझेंगे तो आपको चित्र से देखो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसका चित्र बना लेंगे। एक और दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। ABC, यहां पर दे दिया DEF। ठीक है, दो त्रिभुज। इसमें क्या कहा हुआ है? दो कोण बराबर हैं और उसकी भुजा बराबर है, बीच की भुजा। दोनों कोणों के बीच में लिखा है ना, तो दोनों, यानी आपको ये मान लिया कि कोण B है वो E के बराबर है, और कोण C है वो किसके बराबर है? F के बराबर है। ठीक है, और ये जो भुजा है वो इसके बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यानी अपन लिखेंगे यदि कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, और BC बराबर EF, तो अपन क्या कहेंगे? त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। कौन से नियम से? ASA नियम। देखो दो कोण बराबर है, उनके बीच की भुजा है। पहले अपने लिया था जिसके अंदर दो भुजाओं के बीच का कोण था, अब यहाँ पर दो कोण के बीच की भुजा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दो कोण हैं उनके बीच की ही भुजा होनी चाहिए। तो अपन इसको भी समझते हैं और उधर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बनाया है, आपको ये बताना है। पहले मैं चारों त्रिभुज एग्जाम्पल कुछ लिख लेता हूं, 2-3, आपको बताना है ये सर्वांगसम है या नहीं। जैसे मैंने ये बता दिया 60 डिग्री का, ये बता दिया 80 का, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर, ये 80 का, ये 60 का, और ये 5 सेंटीमीटर। दूसरा है, आपको बताना है सर्वांगसम है या नहीं। जल्दी से आंसर लिखते जाएं आप। जैसे 1 नंबर डाला, इसमें है तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। ठीक है, दूसरे में देखो मैंने एक एग्जांपल कुछ इस तरह से बनाया है। ये 70 है, ये 60 है, और ये 4 सेंटीमीटर है। ये 70 है, ये 50 है। ये 70 है, ये 50 है, और ये जो भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर। तीसरा, इसमें बताते जाएंगे फटाफट सर्वांगसम है या नहीं। इसके बाद में ये 40 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 5 है, ये 7 है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर बताना है कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा ध्यान से। अब पीछे की चीजें भी काम आती रहेगी। पहले सबसे पहला देखते हैं, एक कोण 60 का है, ये भी है यहाँ पर 60 का, देखो इधर वाला, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर वाला। ये 80 का है, ये भी 80 का, और इसके बीच की भुजा बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है, तो ये सर्वांगसम है। ये क्या है? सर्वांगसम है। दूसरा नियम, ये किस किस को देखो सही है, अभी आप देखते हैं, चेक करना किस किस का सही हुआ। ठीक है, चेक करके बताना मुझे कमेंट में कि मेरा सही हुआ है। तो देखो यहां पर देखो, एक कोण कितने का है? 70, और दूसरा कितने का है? 50 का। आप कहेंगे ये 60 और इसके बीच का 40, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये नहीं है। लेकिन अगर जिसने ये गलत किया है उसका गलत है। कैसे? क्योंकि अगर आप इसका तीसरा कोण निकालो, देखो ये 60, ये 70 और ये 50, कितने हो गए? 120। तीसरा कोण कितने का आएगा? अपने को पता है त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। इसलिए अगर आपने पीछे वाला
वीडियो नहीं देखा है, जो आपने बेसिक वाला किया था वो जरूर देखना है, तभी ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखो टोटल कोण होता है 180 का, 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री का। 50 और 70 जोड़े तो 120, इसमें घटाएंगे तो तीसरा कोण कितना आएगा 60 का। और ये भी देखो 60 और ये 4 है, तो ये भी 60 और 70 के बीच में 4 है, तो ये भी सर्वांगसम है, ध्यान रखना ये भी सर्वांगसम है। अच्छी तरह इसको समझना, त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल के देख लेना, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसी बातें बहुत ज्यादा काम में आती है तीसरा कोण निकालने की, तो वो अपने को काम में लेना है। तीसरा देखो ये 60 है ये 40 है, तो 60 और 40 है, इसके पीछे 5 है ये 7 है, तो भुजा ही बराबर नहीं है, कोण बराबर है भुजा बराबर नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि ये कोण यहाँ 60 है तो इधर वाला ही 60 होना चाहिए इसी कोण का, ये जरूरी नहीं है, दोनों कोण बराबर हो, ठीक है, और उसके बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए, तब दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम। और कौन से नियम से, ये होता है ASA नियम से। ठीक है, तो ये भी नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखते हैं मुख्य रूप से ये चौथा नियम है वो काम, 3 पहले पढ़े, ये चौथा, ये 4 नियम मेन है जो आपके काम आते हैं सर्वांगसमता के नियम में। तो देखो चौथा जो नियम है RHS नियम। अब ये RHS नियम क्या है, पहले अपने पढ़ा SSS नियम, दूसरा SAS, तीसरा ASA नियम और चौथा RHS। R का मतलब होता है राइट एंगल, मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहली शर्त, ये नियम किस में लगेगा, ये नियम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगता है। किसमें, समकोण त्रिभुज में ही लगता है, अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो ये नियम भी नहीं लगेगा। तो पहला होता है R मतलब राइट एंगल समकोण, दूसरा H का मतलब होता है हाइपोटेनस, जिसके अंदर होता है हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, यानी एक कोण 90 डिग्री का, दूसरा कर्ण बराबर होना चाहिए, क्योंकि अपने को पता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, वो कर्ण बराबर होना चाहिए। और S का मतलब होता है साइड, मतलब उसके अलावा एक भुजा बराबर होनी चाहिए। जैसे अपन उदाहरण के तौर पे इसका चित्र बना के समझते हैं तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। तो देखो एक मैंने त्रिभुज बना लिया ये, और दूसरा त्रिभुज बना लिया कुछ इस तरह से। इसको मैंने नाम दे दिया ABC और ये है PQR। ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है, समकोण है, तभी तो ये नियम लगेगा। तो आपको दिया हुआ है यदि, सबसे पहले तो कोण B बराबर कोण Q, ये क्या है समकोण है, पहली शर्त तो ये समकोण है। दूसरा आपके सामने क्या कहा है, H का मतलब होता है हाइपोटेनस, मतलब कर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो ये जो भुजा है वो इसके 90 डिग्री के सामने की ये भुजा कौन सी है, ये है कर्ण, और इसके 90 डिग्री के सामने की ये भुजा कर्ण, तो दोनों में कर्ण बराबर है, यानी इसका कर्ण है AC और इसमें कर्ण है PR बराबर। उसके अलावा चाहे तो ये भुजा इसके बराबर हो, चाहे ये भुजा इसके बराबर भी हो। ठीक है, अपन ये ले लेते हैं BC बराबर RQ। ठीक है, तब भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। कौन से नियम से हुआ ये हुआ है RHS नियम से। RHS नियम से, RHS नियम क्या कहता है कि एक कोण 90 डिग्री का हो, उसके बाद दोनों त्रिभुजों में कर्ण बराबर हो, और तीसरी कोई सी भी भुजा बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझेंगे और मुझे जल्दी से बताएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा है, तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। तो पहला देखो मैंने त्रिभुज कुछ इस तरह से बनाया है, ये दो त्रिभुज हैं। पहले को मैंने ये कह दिया, ये तो मैंने बना दिया, चलो ठीक है, और साथ में ये कह दिया 7 है और ये भी 7 है, ये 5 है और ये 5 है। तो आपको बताना ये है या नहीं। दूसरा देखो, ये भुजा दे रखी है 8, ये भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको दे रखा है 5 और ये दे रखा है 5, और ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का। तीसरा देखो, आपको कुछ इस तरह से चित्र दे रखा है। ठीक है,
यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का, यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का। ये दे रखा है 5, ये 5, ये 7, ये 7। और ये तीसरा आपको बताना है। चौथा देखो, ये कोण 90 डिग्री का, ठीक है। और ये दे रखा है आपको, ये कोण 90 डिग्री नहीं दे रखा आपको, ये दे रखा है ये 60 का है, ये 30 का है, ये कोण आपको नहीं दे रखा। ये कह रखा है ये 5 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 7 है। तो आपको बताना है ये सर्वांग सम है या नहीं। तो चारों में से कौन से हैं, कौन से नहीं है। अब देखो इससे बात करते हैं, इसी नियम को लगाते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है 90 डिग्री कौन है, बिल्कुल है। उसके बाद में 90 डिग्री के सामने की भुजा ये 7 है, इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा 7 है, तो ये भी है। दूसरी शर्त लागू। पहला आपको चेक करना है समकोण, तो आपने समकोण चेक कर लिया। दूसरा आपको चेक करना था कर्ण बराबर है या नहीं है, कर्ण भी बराबर है। तीसरा देखो ये 5 है, एक भुजा, इसके अलावा ये 5 है और यहाँ भी एक 5 है, तो ये सर्वांग सम है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में 90 डिग्री का कोण दे रखा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा बराबर है या नहीं है, दोनों में 8-8 बराबर है। और तीसरे में बची हुई दोनों में से एक भुजा, ये जरूरी नहीं है कि यही हो, इसके सामने आधार के सामने कर्ण भी, इसमें लंबी ऊंचाई भी बराबर हो सकती है, तो ये भी सर्वांग सम है। तीसरे नियम में आ जाइए। हाँ, तीसरा नियम अपन ध्यान से समझेंगे। तीसरा नियम, तीसरे नियम में आपको क्या कहा है, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने की भुजा दे ही नहीं रखी है, क्या नहीं दे रखी, दे नहीं रखी है, ठीक है। और आपको बाकी देखो ये भुजा इसके बराबर दे रखी है और ये भुजा इसके बराबर दे रखी है, तो आप यहां पे ये नियम भी लगा सकते हैं कि पहला इसको ये कर सकते हैं, कौन से, SAS नियम से इसको सर्वांग सम कर सकते हैं, क्योंकि देखो दो भुजा उसके बीच का बराबर ही तो कौन है, ये नियम भी लगा सकते हैं। दूसरा यहां पर RHS भी लग जाएगा। ये कैसे लग जाएगा, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के अंदर आधार और ऊंचाई बराबर है तो निश्चित तौर पे उसका कर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप चाहें तो RHS भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों ही नियम इसके अंदर काम करेंगे और ये दोनों ही क्या है, मतलब त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांग सम है। चौथा नियम लगाते हैं। चौथे में देखते हैं, आपको इसके अंदर सबसे पहली शर्त तो कोण चेक करना है। इसके अंदर तो दे रखा है आपको 90 डिग्री का, लेकिन यहां नहीं दे रखा, तो दो कोण दिए हुए, तो क्या आप एक बार तीसरा कोण निकाल के चेक कर लें कि कहीं ये 90 तो नहीं आ रहा है। ये कितना है 60 और ये कितना है 30, 60 और 30 90, टोटल कितना होता है 180। 180 में से दो कोण घटा दिए 90, तो पीछे क्या बचेगा, ये कोण 90 ही बचेगा, ध्यान रखना। तब ये एक कोण 90 डिग्री का हो गया पहली शर्त। एक 7 है, यहां पर 7 है, सॉरी ये 5 है और ये 7 है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज के अंदर, ये 5 है, तो दोनों भुजाएं बराबर होगी, ये भी, तो ये भी क्या है, सर्वांग सम है। तो चारों ही त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो ये सारे नियम थे किसके, सर्वांग समता के। सर्वांग समता के 4 नियम हैं। उम्मीद करते हैं चारों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन नियम को अच्छी तरह आपको याद करना है, दोहराना है और कॉपी में इसको चित्र बना बनाकर आपको सॉल्व करके देखना है। तो सर्वांग समता समझने के बाद में अब अपन समझेंगे समरूपता। अब देखते हैं सर्वांग समता के बाद में समरूपता। तो समरूपता किसे कहते हैं, पहले वो अपन देख लेते हैं। समरूप का मतलब क्या होता है, दो आकृतियां या दो से ज्यादा आकृतियां जिनके रूप समान हो, जिनकी आकृति एक जैसी हो, ठीक है। साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या हो, दोनों के दोनों वो होने चाहिए, आकृति में समान होने चाहिए, तो दोनों समरूप कहलाते हैं। तो समरूपता की शर्त क्या है, पहला संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। देखो ध्यान रखना, यहां पे पहला ही पॉइंट दोनों में अलग है, दूसरा पॉइंट तो सेम है। वहां पर भुजाएं बराबर थी और यहां पर भुजाओं का अनुपात बराबर है। दूसरा जो पॉइंट है वो है संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो। अगर दो आकृतियां इस तरह की है जिनका संगत कोण भी बराबर है, तब भी वो दोनों क्या है, समरूप हैं, ठीक है।
तो देखो इसको समझते हैं, कुछ आकृतियां लेते हैं। जैसे मैंने एक वर्ग लिया, दूसरा वर्ग ये लिया, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा 7 है, इसकी प्रत्येक भुजा 5 है, और प्रत्येक कोण आपको पता है वर्ग में 90 डिग्री का होता ही है। तो क्या दोनों समरूप है? क्या क्या दिखने में रूप एक जैसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा है। आप इसकी भुजाओं का अनुपात निकालो, इसमें भी 5 7/5 आएगा, इसमें भी 7/5, ये भी 7, ये 5, ये 7, ये 5, ये 7, ये 5। तो सारी भुजाएं देखो क्या आ रही है, अनुपात बराबर आ रहा है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, यानी कोण तो बराबर है ही है, तो दोनों समरूप हैं। एक मैंने देखो यहां पर बनाया है त्रिभुज, कौन सा? समबाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। और आपको बताया था समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, बेसिक वाले वीडियो में आपको बता रखा है। इसकी भी प्रत्येक भुजा 5 5 है, और इसकी है 3 3। अगर ये भी 5 है, ये भी 5 है, फिर तो सर्वांग सम हो गया। अगर कोई आकृति सर्वांग समरूप है, इसका मतलब उसका, और समबाहु में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 60 डिग्री का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो कोण बराबर है सब में, ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और भुजाएं देखो सब में 5/3 5/3 या 3/5 आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? समरूप है। तीसरी आकृति बनाते हैं, देखो ये, ठीक है। एक ये है और ये एक है, ये 3, ये 7, ये 5 और ये 7। क्या ये दोनों समरूप है क्या? नहीं है। हालांकि कोण इसमें बराबर है, आयत है तो प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का। आयत है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ये आपने लिया वर्ग, ये समबाहु त्रिभुज, और ये आयत। तो आयत क्या है? समरूप नहीं है, क्योंकि रूप एक जैसा नहीं है। क्योंकि देखो इसका अनुपात निकाले ना किस तरह से, इसके बट्टे में ये भुजा रखो तो आ जाएगा 3/5, दूसरा इसके बट्टे में ये रखो तो 7/7। क्या ये अनुपात बराबर है क्या? नहीं आ रहा बराबर, तो फिर ये समरूप नहीं है, ठीक है। चौथा देखो मैंने एक बनाया वर्ग, इसकी त्रिज्या है 3, इसकी त्रिज्या है 5, तो 3/5, कितनी भी त्रिज्या ले लो 3/5 आएगी, और वर्ग के अंदर पूरा कोण 360 डिग्री का, तो ये भी क्या है? समरूप है। तो ये कुछ आकृतियां हैं जो क्या है? समरूप है, और कुछ कौन सी नहीं है। सिर्फ एक प्रकार का त्रिभुज समरूप होता है, वो है समबाहु त्रिभुज। वर्ग सारे आपस में समरूप होते हैं, कोई सा भी वर्ग ले लो समरूप है, कोई सा भी समबाहु त्रिभुज ले लो समरूप है, कोई सा भी वर्त ले लो आपस में समरूप है, लेकिन आयत समरूप नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ आकृतियां थी जो आपको समरूप के बारे में। समरूप का मतलब क्या होता है? सेम की सेम आकृति दूसरी होती है, उससे साइज में या तो छोटी या बड़ी होती है, लेकिन उसका कोण जो है वो बनते हैं, वो बराबर होते हैं। अब अपने को जो पढ़ना है इसके अंदर, वो क्या पढ़ना है? त्रिभुज की समरूपता। तो अपन पढ़ेंगे अब त्रिभुज की समरूपता। अब देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता। तो त्रिभुज की समरूपता के 2 नियम हैं, दोनों नियम आपको ध्यान रखने हैं। पहला नियम क्या है? अभी अभी अपने लिखा था, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो या समान हो। दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। और दूसरा नियम है, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। पहला क्या है? पहला ये है कि दोनों के संगत भुजाएं बराबर होनी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। भुजाएं बराबर नहीं, उनका अनुपात बराबर हो। और दूसरा, संगत कोण बराबर हो। किस तरह से? अपन 2 त्रिभुज लेके समझते हैं पहले, उसके बाद में इसको समझते हैं आगे। पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। इसको मैंने कह दिया ए बी सी, ये है पी क्यू आर।
यहां से आपको सर्वांग समता और समरूपता में अंतर भी समझ में आएगा और यहाँ पे समरूपता का मतलब भी समझ में आएगा। सबसे पहले है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। वहां तो अपने ये भुजा दिया था कि ये इसके बराबर हो, तो अपने को यहाँ पहली शर्त ये लेनी है ए बी बटे पी क्यू। ये कितनी भी है इसके बट्टे में ये भुजा रखनी है, यानी उसमें तो ये दोनों बराबर लिखते थे लेकिन यहाँ इस तरह से। दूसरा लिखना है बी सी बट्टे इसका अनुपात, इसके बट्टे में ये अनुपात, इसके बट्टे में ये अनुपात। और तीसरा है ए सी बट्टे पी आर। ये तो होता है इस तरह से भुजाओं का अनुपात बराबर, ठीक है। और दूसरी शर्त है वो है कोण बराबर, यानी कोण ए बराबर कोण पी, ये कोण इसके बराबर। दूसरा कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी कोण बी है वो इस क्यू के बराबर है। और कोण सी बराबर है कोण आर के, ये जो कोण है ये इसके बराबर है। तब ये दोनों शर्तें लागू होती है, तब दोनों त्रिभुज अपन क्या कहेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखो यहां पर अपने क्या किया है, समरूप का चिन्ह लगाया कुछ इस तरह से, ठीक है। वहां पर दो लाइनें बराबर कर देते हैं नीचे तो वो सर्वांग सम बन जाता है, और यहाँ ये क्या है, समरूप का है चिन्ह, ठीक है। तो समरूप के अपन नियम देखने हैं, तो समरूपता के भी कितने नियम हैं, इसके भी नियम है, 4 नियम है। समरूपता के भी कितने नियम है, 4 नियम है, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात इस तरह से बराबर लेना। भुजाएं देखो किस तरह से, एक एग्जांपल समझते हैं। ये दो त्रिभुज ले लिए मैंने, ये भुजा मतलब 5 है, 6 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 4 है, और ये 7 है, ये 3.5 है। अब देखो इसका भुजाओं का अनुपात सब बराबर आएगा। आपको कहा ये बट्टे में ये, तो ये आ जाएगा 6/3। 6/3 को काटा तो 2/1। इसके बट्टे में ये रख के देखो 8/4, ये कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी, ये भी आएगा 2/1। और ये 7/3.5, ये भी कटेगा तो 2 आएगा, यानी 2/1। तो सब में देखो 2/1 2/1 2/1 बराबर आ रहा है, तो ये अनुपात बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज अपन क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे, ठीक है। तो समरूपता की आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब अपन समरूपता के भी एक एक नियम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो अब अपन देखते हैं समरूपता के नियम। तो सबसे पहला जो नियम है समरूपता का वो है एस 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 नियम, यानी इसको क्या कहेंगे, भुजा 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 नियम। वहां से आपको समझ में आ गया होगा एस एस का मतलब क्या होता है, भुजा 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 नियम। तो आप कहेंगे सर्वांग समता में भी तो था, हाँ दोनों का नाम सेम है लेकिन दोनों नियम अलग अलग हैं। किस तरह से ये नियम है वो अपन देखते हैं इसको चित्र से। अपने को नियम देखो चित्र से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, इसलिए आपको चित्र से समझाते हैं। ये आपको पहले दे रखा है कौन, ये त्रिभुज एक दे रखा है, ये है। दूसरा त्रिभुज आपको ये दे रखा है, ठीक है। ये कह दिया ए बी सी, ये है पी क्यू आर। एस 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 नियम का मतलब यहाँ पे भुजा बराबर नहीं होगी, भुजा क्या होगी, अनुपात बराबर होगा। भुजाओं का क्या होगा, अनुपात। यानी आपको ये दे रखा है यदि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। अगर भुजा बराबर दे रखी है तो अपन क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से, एस 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 नियम से। इसके बाद में इसके जो कोण हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ए बी भुजा यहां से निकाल के देखो, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर, अनुपात बराबर है, ठीक है। इसके बाद में ये लिया बी सी, तो बी सी का क्यू आर के बराबर, बी सी का देखो क्यू आर के बराबर। और तीसरा लिया ए सी, तो ए सी आना चाहिए पी आर के बराबर, ठीक है। अगर आपने ये क्रम सही लिखा है तो फिर आप यहां से भी कोण बराबर कर सकते हैं। यानी कोण ए बराबर किसके होगा, कोण ए बराबर पी के होगा, कोण बी बराबर क्यू के, और कोण सी बराबर आर के। कब होगा, जब ये दोनों आप त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दोगे। जब आप सर्वांगसम सिद्ध कर दोगे तब ये क्या होगा, दोनों समरूप सिद्ध कर दोगे। सर्वांगसम नहीं है, समरूप सिद्ध कर दोगे तब आप इसको कोण को बराबर ले सकते हो। यहां पर अपन कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला जो उदाहरण है वो आपको इस तरह से करना है, जैसे मान लो आपको ये दे दिया भुजा, ये दे रखा है 4
ये 6, ये 8। यहाँ पे दे रखा है 2, ये 3, ये 4। ये 2 त्रिभुज दे रखे हैं, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2.5 है। तीसरा दे रखा है आपको ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है। तो क्या ये दो तीनों में से कौन कौन से समरूप हैं पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो एक भुजा का अनुपात निकाल के देखो। अब यहां से देखो 2 से 4 भी कट रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है, 2 से 8 भी। तो अपन अनुपात निकाले ना, तो ये भुजा देखो इसका ये क्या है, डबल है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको अपन निकालेंगे तो यह आ जाएगा 4/2। तीसरा देखो ये 3 है, 3 को लिया 6 से, तो ये लिखा 6/2। ये पहले लिखना है, बाद में ये लिखना है। और लास्ट में बचा 8/4, 6/3। ये सब में काटेंगे तो 1, 2/1, 2/1 और 2/1। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये समरूप हैं। भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए ये क्या है, समरूप है। दूसरे में देखो यहां पर अपन लेते हैं तो इसका डबल दे सकते हैं, डबल हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना, कैसे भी भुजाओं का अनुपात बराबर हो सकता है। बस ये सबको काटने पर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहां पे देखते हैं अपन, यहाँ 2.5 है, 2.5 का दुगना यहाँ पे 5, यहाँ 3 है, 3 को लिया 6 से, और 4 है 8 से। तो यहां मैंने लिखा 5/2.5, इसी तरह 6/3 और इसी तरह 8/4। इसको भी काटेंगे तो सब में 1/2/1, 2/1, 2/1 बराबर। यहां से लेते हैं इसमें। अब इसमें देखो यहां से मैंने इस तरह से लिया 6, 2 का पाड़ा 3 बार बोलने पर 6 आता है, 3 का पाड़ा 3 बार बोलने पर 9 आता है, और 4 का पाड़ा 3 बार बोलने पर 12 आता है। तो यहां कैसे रखेंगे, 2/6, 3/9 और 4/12। आपको क्रम ये देखना है, चेक करना है कौन से किसके बट्टे में रखें ताकि बराबर आ जाए। इसको सबको काटोगे ना तो कितना आ जाएगा, 1/3, 1/3, 1/3। तो सब में 1/1/3 आ रहा है, तो ये भी क्या है, समरूप है। तो किसी दो त्रिभुजों के अंदर अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है तो भी वो दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये था समरूपता का पहला नियम, SSS नियम। दूसरा नियम देखते हैं समरूपता का। समरूपता का दूसरा नियम है SAS नियम। यही सर्वांग समता में भी था। तो वहां पर क्या था, भुजाएं बराबर और उसके बीच का कोण बराबर था। यहां पर क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर और उसके बीच का कोण बराबर। देखो किस तरह से अपन चित्र बना लेते हैं पहले। ये दो त्रिभुज ले लिए, ये त्रिभुज ABC, ये है DEF। यहां पर मैंने कह दिया यदि, अब देखो भुजाओं का अनुपात, ये भुजा लिया AB/DE और दूसरा ले लिया AC/DF। देखो कौन कौन सी, इस भुजा के बट्टे में ये भुजा और इसके बट्टे में ये भुजा। तो बताओ कौन सा कोण बराबर होगा, इसके बीच का ही कोण बराबर होना चाहिए। तो अपन यहां पे ले लेंगे और कोण A बराबर कोण D। अगर दो भुजाओं का अनुपात इस तरह से बराबर है और उसके बीच का ही कोण बराबर है, इस भुजा का अनुपात इसके बराबर और इसका ये अनुपात ये, अगर ये भुजा बराबर नहीं है, यहाँ पर अनुपात बराबर है, तब अपन क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। कौन से नियम से, ये नियम है SAS नियम से। थोड़ा सा यहां उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। पहला देखो यहां पे उदाहरण, मैंने एक त्रिभुज इस तरह से बनाया, ये कह दिया 5 और ये कह दिया 6 और इसके बीच का कोण है 60 डिग्री। 6, 5, 60 डिग्री। जल्दी से बताएं क्या ये है या नहीं। ये 3 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 6 है। ये कौन है 50 डिग्री, 50 डिग्री।
ये है 60 डिग्री, इस तरह से। तो आपको यहां पर ये बताना है कि ये त्रिभुज कौन कौन से समरूप हैं या नहीं। तो देखो भुजाओं का अनुपात लेते हैं, यहां तो भुजाएं बराबर, ये तो क्या हो गया, इसको अलग लेना था, ठीक है। अब देखो ये इसका दुगना है और ये इसका, तो ये क्या है, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर, और इसके बीच का ही कोण देखो, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो ये समरूप हैं। समरूपता को थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि यहां पर भुजाओं का अनुपात निकालना पड़ता है। दूसरा देखो यहां पर ये दे रखा है, हाँ अब देखो इसको ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर देखो मैंने भुजा ली, एक बार मैं रख के देखता हूं, 6 के बट्टे में 9 रखा, इसके बट्टे में ये रखा, ठीक है, और इन दोनों का अनुपात लिया। तो दूसरा लिया 6/9, दूसरा 4/6, दूसरा कौन सा लिया है, 4/6। भुजा काट के देखते हैं क्या अनुपात आ रहा है, ये 3 के पाड़े से 2 बार, ये 3 बार, ये 2 के पाड़े से 2 बार, ये 3 बार, तो दोनों में 2/3 2/3 आ रहा है। देखो दोनों में अनुपात बराबर आ रहा है, इसको भी काटेंगे 2/3, इसको भी काटेंगे तो 2/3, और इसके बीच का कोण ये 50 डिग्री है, इसमें भी इन दोनों के बीच का कोण 50 डिग्री है, तो ये भी क्या है, समरूप है। तीसरा देखते हैं, यहां पर देखो ये कोण 2 है भुजा, ये इसका डबल 4 हो गया, ये 4 है, इसका डबल 8 हो गया। यहां पर इसके बीच में 60 डिग्री है, लेकिन इसके बीच में नहीं है, ध्यान रखना, ये देखो इसके बीच में नहीं है, तो ये समरूप नहीं है, ये क्या समरूप नहीं है। अब आप यहां पे देखो, इस बार में एक बार में ही चेक नहीं करना है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। अगर आप ऐसे रख लेते हैं 4 के बट्टे में 9, ठीक है, और 6 के बट्टे में 6, तो आप यहां ये नहीं कहना है कि ये समरूप नहीं है। आप दूसरी बार अनुपात रख के देखो, उसको 1 के बट्टे में दूसरी संख्या रख के देखो, क्या उससे अनुपात बराबर हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अनुपात बराबर करते हुए थोड़ा सा माइंड लगाकर यहाँ पे अनुपात को बराबर करना है, ठीक है। तो अगर आपका अनुपात बराबर आ जाता है और उसके बीच का कोण बराबर आ जाता है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। कौन से नियम से, SAS नियम से। तो ये था इसका दूसरा नियम। इसके बाद में देखते हैं सर्वांग समरूपता का तीसरा नियम। तीसरा नियम बिल्कुल अलग है। सर्वांग समता में अपने एक नियम पढ़ा था, तीसरा नियम जो था सर्वांग समता में ASA नियम, लेकिन यहां पर वो नियम नहीं आता है ASA नियम, यहां पर सिर्फ नियम आएगा AAA नियम, यानी तीनों कोण बराबर हो। तो AAA का मतलब होता है कोण 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 नियम। देखो यहां पर समझते हैं इसको किस तरह से करना है। ये त्रिभुज है एक, दूसरा त्रिभुज, यहां पर आपने कह दिया ABCPQR, ठीक है। मान लिया ये कोण इसके बराबर, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। हो सकता है ऐसा नहीं हो, किसी तीनों कोण इसके, किसी भी इसके तीनों कोण के बराबर हो सकते हैं, तब भी ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो किस तरह से, आपको ये दिया कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, ठीक है। तब भी अपन ये दोनों त्रिभुज क्या कहेंगे, ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। कौन से नियम से, AAA नियम से, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई दो आपको त्रिभुज बताए, पहला ये कौन है 60, ये 50 और ये 70, ये 60, ये 50, ये 70, ये है 80 डिग्री, ये है 50 डिग्री और ये है 50 डिग्री। यहाँ पर मैंने ये बताया, ये है 100 डिग्री, 80 डिग्री, 50 डिग्री, ये भी आपको बताना है। तीसरा आपको ये बताना है साठ है, 80 है, 40 है, 60 है, 50 है, 70 है। तीनों में से कौन कौन से आपको समरूप है बताने हैं। सबसे पहला तो देखो एक कोण 70 का है, यहाँ भी 70 का है, 50 का है, यहाँ भी 50 का है और 60 का है, ये भी 60 का है। तो ये तो सीधे सीधे दिख ही रहे, ये तो क्या है, समरूप है। दूसरा देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे देखो पीछे वाला बेसिक समझ काम में आता रहता है।
यहां पर देखो एक कोण 80 डिग्री है, बिल्कुल 80, दूसरा 50 है, दूसरा 50, तीसरा कोण यहां पे नहीं दे रखा, ये 130 है, 100 नहीं है 130 है। अब आपको करना क्या है, यहां पर तीसरा कोण पता करना है। तो देखो जब आपको मैंने बताया था, जब किसी त्रिभुज के अंदर एक बाह्य कोण दे रखा हो, अंदर का कोण निकालना हो, या सीधी रेखा पर दिए, देखो बिल्कुल सरल रेखा है, एक कोण दे रखा है, दूसरा कोण कैसे निकालते हैं, 180 में से घटा के कितना आ जाएगा 50, यानी इसके अंदर वाला कोण भी कितना होगा 50। तो ये भी क्या है, समरूप है, दूसरा भी क्या है, समरूप। तीसरे में देखो एक कोण 60 डिग्री का है, बिल्कुल है, ये रहा 60, लेकिन ये कितने का है, 40 और 70 का है, लेकिन ये क्या है 40 और 80 का है, ये 70 और 50 का है, तो ये कोण ही बराबर नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। तो समरूपता का तीसरा नियम क्या है, ए नियम। किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं, तब वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से नियम से, ए नियम, यानी कोण 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 नियम से। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। कई बार बाहर वाला कोण दे रखा होता है त्रिभुज का, तो उसका अंदर वाला कोण निकालने के लिए 180 में से घटा देते हैं। तो ये था इसका तीसरा नियम। चौथा नियम भी इसी से रिलेटेड है, तीसरे नियम से। जो चौथा नियम है वो भी तीसरे नियम से ही रिलेटेड है, तो इसको भी अपने को कैसे किस तरह से समझना है, वो हालांकि इसी का ही दूसरा भाग कह सकते हैं तीसरे का, या फिर एक नया चौथा नियम भी कह सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अपन चौथा नियम, समरूपता का अंतिम नियम है चौथा नियम, ए नियम, यानी दो कोण बराबर होते हैं तब भी त्रिभुज क्या है, समरूप है। किस तरह से, देखो इसको थोड़ा सा आपको माइंडली समझना पड़ेगा, हालांकि ये बिल्कुल सरल सा नियम है। अगर आपको पीछे वाला नियम समझ में आ गया तो ये तो बिल्कुल आसान सा नियम। यहां देखो इसका नाम दे देते हैं ABC, ये है PQR, यानी आपको ये कह दिया ये कोण इसके बराबर और ये कोण मान लो इसके बराबर, आपको दे दो कोण भी आपको बराबर दे दिए तो त्रिभुज क्या है, समरूप है। दो कोण बराबर होने से भी समरूप हो जाता है, क्योंकि अगर त्रिभुज के अंदर दो कोण समरूप है, दो कोण बराबर हैं, तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। यानी आपको दिया हुआ है यदि कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q, तब भी आप कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। कौन से नियम से, ए नियम से। एक्चुअल में होता क्या है, इस नियम को अपन समझते हैं पहले। यहां पर एक मैं उदाहरण आपको समझाता हूं किस तरह से दो कोण बराबर होने से तीसरा बराबर हो जाता है, फिर उसके बाद में आपको बताना है त्रिभुज समरूप है या नहीं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, एक कोण मान लो आपको दे दिया 80 डिग्री, दूसरा दे दिया 60 डिग्री, इसमें भी मान लो आपको दे रखा है एक 80 और एक 60 डिग्री, तो दोनों समरूप तो यहीं दिख ही रहे हैं। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, क्यों ये समरूप होते हैं। ये 60 और 80 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 60 प्लस 80 140, कितना हो गया 140। तीसरा कोण निकालना है तो 180 में से 140 घटा दो, कितना आ जाएगा 40 डिग्री, कितना आ जाएगा 40। अब ये तीसरा कोण अपने आप ही कितना हो जाएगा 40 का। इसी तरह ये भी कितना हो गया, यानी तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है। जब त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। अब आप मुझे ये बताएंगे, दूसरा मैं 2-3 त्रिभुज बनाता हूं, क्या आप बताएंगे ये समरूप है या नहीं, जल्दी से जल्दी बताएंगे। जैसे मैं लिखूं, ये मान लो 60 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। तीसरा देखो इस तरह से बना हुआ है, ये 50 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, ये 50 का है और ये 60 का है। यहाँ पर ये 40 का है और ये 80 का है। आपको बताना है कौन कौन से दोनों समरूप हैं या नहीं। तो पहले में तो देखो ये 70 है, ये रहा 70 डिग्री, दूसरा ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये तो हो गया समरूप हो गया। तीसरे में देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको यहाँ 60 और 40 दे रखा है, यहाँ 60 और 80 दे रखा है, यहाँ 40 और 80 दे रखा है, तो क्या ये बराबर नहीं है। आप देखते ही कह दोगे वैसे तो समरूप नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तीसरा कोण निकाल के देख लें, ये कितना हो जाएगा, देखो 60 और 80 जोड़ेंगे तो 140, ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये देखो 40 आ रहा है, 80 आ रहा है, यहां पर भी देखो 40 और 80 आ रहा है, तो ये क्या है, समरूप है। तो ये देखो कहीं ना कहीं पिछले नियम के जैसा ये चौथा नियम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सर्वांग समता और समरूपता दोनों को ही आप समझ सकते हैं। अब अपन देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया चारों नियम दोनों के, ठीक है। चारों नियम के बाद अपन थोड़ी सी तुलना करके देख लेते हैं सर्वांग समता की और समरूपता की, और इसके अंदर अंतर देख लेते हैं, ताकि आपको ये चीजें हैं, कोई कंफ्यूजन है तो वो सारा क्लियर हो जाए। अब अपन देखते हैं सर्वांग समता और समरूपता में अंतर क्या है। देखो अपने इसके अंदर पहली शर्त ये लिखी थी
कि संगत भुजाएं बराबर, भुजाएं बराबर। इसके अंदर पहली शर्त अपने क्या लिखी थी, इसमें ये लिखी थी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, भुजाओं का अनुपात बराबर, ठीक है। और दूसरी जो शर्त थी इसकी वो ये थी कि संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर। यहां पे इसकी दूसरी शर्त ये सेम ही थी कि संगत कोण क्या है, बराबर है। यानी दूसरी शर्त तो दोनों में सेम है कि कोण तो बराबर होने ही चाहिए। पहली में क्या थी, संगत भुजाएं भी बराबर है, क्या है, संगत भुजाएं भी बराबर है, लेकिन इसके अंदर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर भुजाएं बराबर होती है, इसके अंदर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। जैसे मैं आकृति बना के बताता हूं, यहाँ पे दो, अगर मान लो दो वर्ग आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और यहां पर आपको दो वर्ग दे रखे हैं, तो देखो यहां पे अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात, भुजाएं भी बराबर है, यानी इसकी प्रत्येक भुजा 5 है, इसकी भी प्रत्येक भुजा 5 है, और प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री होता ही है आयत के अंदर, वर्ग के अंदर, ठीक है। ये क्या है, वर्ग है, ये भी वर्ग है, इसके अंदर ये भुजा 7 है और ये भुजा 5 है, तो ये दोनों तो है सर्वांग सम, क्योंकि इसकी भुजा भी बराबर है और कोण भी बराबर है। ये है समरूप, क्योंकि भुजाएं भी भुजा का बराबर है, भुजा बराबर है, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर है, भुजा बराबर नहीं है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, और कोण तो बराबर है ही। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्या कोई आकृति सर्वांग सम है, उसको समरूप कह सकते हैं क्या? सर्वांग सम, क्या ये समरूप कह सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर भुजाएं बराबर है तो उसका अनुपात भी बराबर होगा। कैसे? इसके बट्टे में लिखेंगे तो 5/5, दूसरी भुजा भी आएगी 5/5, तीसरी भुजा भी 5/5 और चौथी भुजा भी 5/5, तो सब में 1/1 1/1 1/1 आ रहा है। तो अपन क्या कह सकते हैं, अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम है, कोई भी आकृति अगर कोई सर्वांग सम है, इसका मतलब समरूप तो है ही है। तो क्या अगर कोई समरूप है तो वो सर्वांग सम हो सकता है क्या? क्या कोई समरूप है सर्वांग सम हो सकता है? देखो यहां पे यह करती, क्या इसको समरूप कह सकते हैं? सॉरी, इसको सर्वांग सम कह सकते हैं? दिख ही रहा है कि भुजाओं का अनुपात ही बराबर नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल सही है, इसको कह सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कह सकते। अगर कोई आकृति समरूप है तो उसको सर्वांग सम नहीं कह सकते, ठीक है। बाकी आपको शर्तें समझ में आई गई। चारों नियम आपने पढ़े थे, इसके अंदर नियम थे लगभग इसके अंदर सेम है। इसके अंदर 4 नियम थे। पहला नियम था एस 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 नियम, दूसरा था एस ए एस नियम, तीसरा था ए एस ए नियम, और चौथा था आर एच एस नियम। इसके अंदर अपने जो नियम पढ़े थे, पहला था सेम ही एस 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 नियम, दूसरा था एस ए एस नियम, तीसरा था ए नियम, और चौथा था ए नियम। ये 4 नियम अपने इसके अंदर पढ़े। तो जो आकृति दिखने में बिल्कुल एक जैसी होती है और जिसका नाप भी बराबर होता है, वो तो कहलाती है सर्वांग सम, और जो दिखने में एक जैसी होती है लेकिन साइज छोटा बड़ा होता है, वो कहलाती है समरूप। तो अगर आपको ये चीजें ध्यान में है, आप अच्छी तरह समझ गए इस चीजों को, तो आप निश्चित तौर पे क्या कर सकते हो, ये जो 10वीं 11वीं 12वीं और 13वीं पर्सनालिटी, जो आपके 20 नंबर की जियोमेट्री वाला पार्ट है, वो आप ज्यामिति वाला भाग है, वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो अब इस भाग को छोड़ना नहीं है, इस 20 नंबर को छोड़ना नहीं है, इसके पीछे पढ़ना है। पीछे पढ़ने का मतलब पहले बेसिक तैयार करना है, फिर ये आपको सर्वांग समता और समरूपता तैयार करना है, और फिर उसके बाद में अपने को पर्सनालिटी समझनी है। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर हो जाएगा। दिक्कत यही होती है कि अपना बेसिक क्लियर नहीं होता, तब आपको ये चीजें समझ में नहीं आती। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लिए एक लाइक जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।